हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड वेलकम। मेरा नाम है श्याम सुंदर मल और मैं डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज बनारस में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स के। इसके पहले मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस अपलोड किए थे बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड और अन्य कुछ टॉपिक्स पे। उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी इस कोरोना के टाइम में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई है वो पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाना इसलिए डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि बच्चों से कोई एक कनेक्शन टूट सा गया है, अगर सही कहें तो। और पढ़ना इसलिए डिफ़िकल्ट हो गया है, जितना मैं अपने आसपास स्टूडेंट्स को देखता हूँ या जिनको जानता हूँ, वो इसलिए डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है या जो नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो वो यही है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इससे क्या है कि जो 90% बच्चे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है कि कोई ज़रूरत तो है नहीं, पास हो ही जाएंगे, डिग्री मिल ही जाएगी। तो उनके लिए तो भाई कुछ करना संभव नहीं है, क्योंकि वैसे बच्चों को मैंने कॉलेज में क्लास में भी देखा है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ उतना ही होता है कि यहाँ से डिग्री मिल जाए और हम चलें। तो खैर छोड़िए उनकी बात, शायद जीवन में उनका कोई अलग लक्ष्य होगा। लेकिन मैं यहाँ पे उन 10% स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनिशिएटिव लेके आया हूँ जो वाकई अपनी लाइफ में सीरियस हैं। उन स्टूडेंट्स में से 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, जो यंग ब्रेन्स हैं, जो मास्टर्स और बैचलर्स में हैं, और प्लस जो इवन यंगर ब्रेन्स हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि मैं साइंस के लिए मोटिवेट करूँ और वो आगे जाके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दे सके। ऐसा नहीं है कोई भी जॉब आप करेंगे तो उसकी हो सकता है आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिकल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए। लेकिन आपको पता है, जब से हम लोगों की मानव सभ्यता चल रही है, उसमें शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इससे जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है वो चेंज हो सकती है। अभी इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने जो महसूस किया है, साइंटिफिक कम्युनिटी का एक तरह से हास हुआ है, डाउनग्रेडिंग हुई है। क्योंकि मैं अभी के टाइम पे जो देख रहा हूँ कि पिछले 8 महीने से लगभग कोरोना पे साइंटिफिक कम्युनिटी काम कर रही है, और फिर भी कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। वही पुरानी दवाइयाँ कोरोना के लिए टेस्ट की जा रही हैं, कुछ काम आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। कोई एक सॉलिड इन्वेंशन या सॉलिड चीज़ें हमारे सामने नहीं आ रही हैं। वही कम से कम 2 दशक 3 दशक पुराना RT-PCR वाला टेक्निक यूज़ करके टेस्टिंग चल रही है लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं इस चीज़ को लेके तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और इसीलिए जो लोग मास्टर्स या बैचलर्स में हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो CSIR नेट और रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, और PhD करके जो ये बाउंड्री है ना इंफॉर्मेशन की, लाइफ साइंसेस की, उसको थोड़ा पुश करें और नई नई चीज़ें लाएं। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये यंगर जनरेशन ने कुछ होप नहीं दिखाया तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा आने वाले 20-25 सालों के लिए, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए। और आजकल वर्ल्ड की सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं कि क्या है। तो खैर हम लोग लौटते हैं। अगर कुछ लोगों को लगे कि ये शायद अपना एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है, वो वीडियो यहीं स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जिनको ये वीडियो काम का लगे, जिनको आगे CSIR की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है,
तो वो कंटिन्यू करें, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो इनिशिएटिव है मेरा, वो मैं नेट जेआरएफ टाइप के जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए फाउंडेशन और टारगेट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा गूगल क्लासरूम के थ्रू, जिसमें मैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको पर्सनली ऐड कर सकता हूँ। इसकी जो डिटेल है उसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली अगर कहें तो नेट जेआरएफ टाइप के एग्ज़ाम क्या है। नेट जेआरएफ टाइप के एग्ज़ाम में वो सारे एग्ज़ाम जो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक लेक्चररशिप का लाइसेंस है, वो देते हैं, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी पीएचडी जब आप करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलेगी पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए। अभी के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो एनटीए कंडक्ट करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सीएसआईआर नेट जेआरएफ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। फिर बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी जेआरएफ देता है। आईसीएमआर जेआरएफ देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएआर नेट और जेआरएफ दोनों देता है, जो बेसिकली एग्रीकल्चर वाले स्ट्रीम के लिए है। और कौन से एग्ज़ाम है जिससे आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं? तो टीआईएफआर और कई सारे इंस्टीट्यूट एक साथ मिल के एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, JEEBILS। तो इसके थ्रू आप अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, एंड देन आपको पीएचडी में एनरोल किया जाएगा, आइदर इंटीग्रेटेड पीएचडी में और पीएचडी में। अगर हम इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स को देखें ध्यान से तो उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं: जनरल एप्टीट्यूड, कुछ जनरल साइंस का पोर्शन और लाइफ साइंसेस। तो यहाँ पे जो हम प्राइमरीली कवर करने वाले हैं नेट जेआरएफ के लिए वो होगा लाइफ साइंसेस, और इसकी जो फ़ी होगी वो 750 रुपीज़ पर मंथ होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? हर एक टॉपिक पे ऑडियो या वीडियो लेक्चर मिलेगा और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। मैंने पर्सनली जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ है, आईसीएमआर जेआरएफ है, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने पर्सनली क्वालिफाई किए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। साइंस लर्निंग और बायोलॉजी लर्निंग में कैसे आपको आगे बढ़ना है वो पर्सनल गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। तो बेसिकली अभी के लिए जो फ्रेमवर्क है वो मंडे टू फ्राइडे हम लोग लेक्चर्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और वीकेंड में हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि 750 रुपीज़ तो बहुत कम है, इतने में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? तो मेन मुद्दा ये है कि पैसों की वजह से आप ना सीखें, ये मैं नहीं चाहता। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर फ्री क्यों नहीं है? तो देखिए, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू ना हो ना तो आप सीरियसली उसको लेंगे, और ना तो मैं रिस्पॉन्सिबली उसके लिए आपको एफर्ट दूंगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं जानता हूँ कि ये गलत भी हो सकता है, इसीलिए मैंने एक ऑप्शन और रखा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो वाकई में सीरियस होगा और उसको पैसों की प्रॉब्लम है, वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और मैं उसे असिस्ट करूँगा। आइदर मैं फ़ी रिड्यूस करूँगा या टोटली वे ऑफ कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि उस स्टूडेंट की सीरियसनेस क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी एक लिमिटेशन और है कि मैं सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ही इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंस देने के लिए मुझे भी कुछ एफर्ट देना पड़ेगा, और मैं एक्स्ट्रा बर्डन अभी के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्या अप्रोच लेना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे
2018 और 2019 में। तो जो JRF के लिए इसकी कट ऑफ जाती है वो अराउंड 52 से लेके 60 के आसपास जाती है। कहने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा इजी है तो 60% के आसपास, और एग्ज़ाम का लेवल अगर थोड़ा हाई है तो 52 के अराउंड परसेंटेज, ठीक है, नॉट मार्क्स। तो मतलब ये है कि आपको 200 मार्क्स में से 110 to 120 मिनिमम इतना टारगेट करना चाहिए। तो हम लोग 120 मार्क्स का टारगेट एटलीस्ट लेके चलेंगे, और ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जब हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये बहुत इजी है अगर आपके बेसिक्स अच्छे हों, और जो लाइफ साइंस के 13 यूनिट का सिलेबस है उसके कुछ सेलेक्टिव जो पोर्शंस हैं उसकी डीप नॉलेज हो, ठीक है। तो हम लोगों की स्टडी अप्रोच भी ऐसी ही होने वाली है। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि जो सी सेक्शन है ना उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं, ठीक है, और 75 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो करने हैं 1/3। अब सोचिए कि इसमें से अगर आप 20 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं तो भी 100 मार्क्स तो सिर्फ यहाँ से ही मिल जाएगा। मान लीजिए कि उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं और नेगेटिव काट के आपके 15 क्वेश्चंस ही सही होते हैं, फिर भी 60 मार्क्स यहाँ से मिल गए। बाकी इसमें से आपको 60 मार्क्स ही लाने हैं जो कि बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको जाननी होती है। एनीवे, हम लोग डिटेल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। देन इसमें अगर हम देखें सिलेबस में तो मोस्टली ये 13 सेगमेंट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस जो स्ट्रीम CSIR का सिलेबस डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि उसमें बॉटनी वाले लोग, जूलॉजी वाले लोग, बायोटेक वाले लोग, बायोकेमिस्ट्री वाले लोग, जितनी भी लाइफ साइंस की स्ट्रीम्स हैं सारे स्टूडेंट्स अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें, ठीक है। सबके लिए इतना सिलेबस ऑलमोस्ट हो जिससे वो कंफर्टेबल पोजीशन में आके और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक रेपुटेड कोचिंग जो कि हेल्थ बायोटेक है उसकी एनालिसिस को यहाँ पे रखा है, और इसने दिखाया है कि कौन से सेक्शन से पार्ट सी में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा था 2018 जून में, और पार्ट बी में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ सेलेक्टिव सेक्शंस को कवर करके ही हम लोग इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। और हम लोग अपनी स्टडी में ये जो रेड एरो मैंने मार्क किया है इसको डीप स्टडी करेंगे, जो ग्रीन एरो मार्क किया है इसको हम लोग मीडियम लेवल तक का पढ़ेंगे, और जिन पे मैंने कोई मार्क नहीं किया है वो हम लोग बेसिक बायोलॉजी में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो रही बात CSIR के प्रिपरेशन की, और CSIR की प्रिपरेशन में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको PhD करने का मौका मिलेगा अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से। जैसे मेरी जो PhD थी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी से थी, जो कि CSIR के कुछ टॉप 5 रेपुटेड लैब्स में से है। और उसके बाद आप PhD करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है जो साइंस या बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। क्या बातें हैं वो? यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक कोटेशन लिखा है, मिसयूज ऑफ साइंस इज़ फार मोर ईजियर दैन द रिलीजियन। तो अगर हम अपनी सोसाइटी और वर्ल्ड में ध्यान से देखें तो 2 ही चीज़ों का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है आज तक, वो है रिलीजन के नाम पे ब्लाइंड फॉलोअर्स तैयार किए जाते हैं, और सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो कॉज करती है। और दूसरा है मिसयूज ऑफ साइंस। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि साइंस का मिसयूज़ रिलीजन से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बहुत फेमस स्टोरी आपको पता होगी कि जो एल्फ्रेड नोबेल थे ना, उन्होंने एक जो विस्फोटक था उसका इन्वेंशन किया था,
तो वो इन्वेंशन उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं किया था, वो इन्वेंशन उन्होंने एक फ्रूटफुल पर्पस के लिए किया था, ताकि इसका यूज़ करके हम कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन अपने जीते जी उन्होंने देखा कि उस इन्वेंशन से ज़्यादा मिसयूज शायद ही किसी चीज़ का हुआ हो। तो वो बहुत अपसेट हुए और फिर उन्होंने जो नोबेल फाउंडेशन था उसको क्रिएट किया और ये कहा कि साइंस में जो लोग भी अच्छा काम करेंगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनको ये प्राइजेस दिए जाए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि साइंस का मिसयूज़ मत करिएगा कभी, नेवर। इवन आप अपने कैरियर से कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आप साइंस से कंप्रोमाइज़ करके उसका मिसयूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसीलिए मैं जो भी इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, मैं फ्री एथिक्स या मोरल क्लासेस दूंगा। आइदर मैं खुद उसको डिज़ाइन करूँगा या कुछ गुड सोर्सेज अवेलेबल होंगे उसके थ्रू, लेकिन ये चीज़ मैं दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। हालांकि जिनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है तो अगेन उनकी अपनी मर्ज़ी, वो इन क्लासेस को स्किप भी कर दें। अब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं समझा सकता। इस CSIR नेट के इनिशिएटिव के अलावा मैंने कुछ अदर कोर्सेज भी रखे हैं जो कि कंपैरेटिवली यंगर माइंड्स के लिए यूज़फुल होंगे। प्लस मान लीजिए कि आप CSIR नेट की प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आपकी बेसिक्स ठीक नहीं है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो BSc में MSc में होते हैं, लेकिन उनको यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी इस कमी को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है तो आपने पहला स्टेप पार कर लिया है और अब आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप बेसिक बायोलॉजी NCERT जो 11th और 12th की है वो मैं कवर करूँगा। तो वो एक तो जिनकी बेसिक सही नहीं है उनके लिए यूज़फुल है, और दूसरा जो लोग नीट की प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानिए कि बायोलॉजी में NCERT कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो भी उनमें पूछा जाता है नीट में वो NCERT बायोलॉजी बुक से ही पूछा जाता है। तो ये मैं कवर करूँगा थॉरली। फिर किड्स के लिए यानी 6, 7, 8 क्लास के लिए मैं पूरा साइंस कवर करूँगा, प्लस अलग से 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए साइंस कवर करूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि जो यंगर माइंड है उनको मैं साइंस के लिए मोटिवेट कर सकूँ और उनकी साइंस की जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। क्योंकि इन बच्चों में तो जिनको पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता, इन बच्चों में तो ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो जस्ट एग्ज़ाम, परसेंटेज, रैंक, इन्हीं सब चीज़ों में रह जाते हैं और उनको एक्चुअल एजुकेशन का जो पर्पज़ होना चाहिए उसको वो फिलफिल नहीं कर पाते। एजुकेशन इज़ इन रियल सेंस मतलब कुछ भी चीज़ जो आपको प्रोग्रेसिवली डेवलप करे वो एजुकेशन है, ठीक है? और आप ध्यान से सोचेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे। अच्छा, इन सब बैचेस में भी मैंने 25 सीट्स लिमिट किए हैं और इनकी फ़ी भी मैंने मिनिमम रखी है। यहाँ पे भी अगेन जिन बच्चों को ऐसा लगता है या जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कोरोना टाइम की वजह से, या वो लोग सिचुएशनली या परमानेंटली उनकी कंडीशन सही नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर करूँगा। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो मेरे साथ आप जुड़िए और आगे बढ़िए, और यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। ये सारे के सारे बैचेस 1 अगस्त या उसके पहले से शुरू होंगे एज सून एज द सीट्स फिल। ओके, आप मेरे पुराने जो YouTube वीडियोस हैं उनको इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं
तो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, स्कैन करिए, पे करिए, गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करिए, मुझे व्हाट्सएप पे अपना पेमेंट प्रूफ और ईमेल आईडी भेजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा और अब आप सीखना पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट यूट्यूब पे सपोर्ट करने के लिए भी, और यहाँ भी मैं श्योर हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और मेरा जो ये एक इनिशिएटिव है उसको आप लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन।